नमस्कार मित्रों, सीधे रूप में साहित्य और पत्रकारिता का रिश्ता ये बिल्कुल आप जोड़ नहीं पाएंगे। सीधे रूप में अलग अलग दोनों विधाएं हैं। पत्रकारिता अलग विधा है और साहित्य अलग है। तो ये कहा जाता है कि पत्रकारिता जो है वो जल्दी में रचा गया साहित्य है, ये बात भी कही जाती है। अब सवाल ये है कि साहित्य और पत्रकारिता के रिश्ते को तोड़ा कैसे जाए। यह टूट नहीं सकता। भाषा दोनों के लिए आधार है। भाषा का जो सौंदर्य है, भाषागत सौंदर्य, मुहावरा और अन्य जो एक प्रकार से भाषा का जो परिवार है, उससे पत्रकारिता बंधी हुई है। संप्रेषणीयता, अब संप्रेषणीयता कविता, कहानी और उपन्यास का भी गुण मानी जाती है और संप्रेषणीयता पत्रकारिता का पहला आधार है। उसके बिना जब बात पहुंचेगी नहीं तो उसका कोई लेखन का लाभ नहीं होगा। अगर अपना कहा हम आप ही समझे तो क्या समझे, उर्दू का एक शेर है, मेरा नहीं है, मैं स्पष्ट कर दूं कि अगर अपना कहा हम आप ही समझे तो क्या समझे, मज़ा तो तब है जबकि एक बोले दूसरा समझे। तो बात संप्रेषणीयता की है और मैं उसी दृष्टिकोण से बात कर रहा हूं कि कई जगह साहित्य पत्रकारिता में प्रवेश बड़े सम्मानजनक ढंग से कर गया है। और उसका एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ। बहुत सारे ऐसे स्तंभकार हैं जिन्होंने स्थायी स्तंभ शुरू किए समाचार पत्रों में और वो साहित्य का हिस्सा बन गए। उदाहरण के लिए हरिशंकर परसाई, शरद जोशी दोनों ही स्तंभकार के रूप में आए और उसके बाद तीसरे स्तंभकार के रूप में गोपाल प्रसाद व्यास, जिन्होंने हिंदुस्तान में लगभग 30 वर्षों तक यत्र तत्र सर्वत्र के नाम से हास्य और व्यंग का कालम लिखा, स्तंभ लिखा। और मित्रों, ये सिलसिला चलता रहा। आज एक ऐसे स्तंभकार के बारे में आपसे मैं बात कर लेता हूँ जिसमें सारे परसाई के भी गुण थे, शरद के भी गुण थे, शरद जोशी के भी, और कुछ व्यास जी के भी गुण उसमें आते थे। व्यास जी के गुण इसलिए कि उसमें बहुत सारे आपको, जब आप उसका अध्ययन करेंगे, जब उसको देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इसमें कहाँ कहाँ व्यास जी हैं, कहाँ कहाँ परसाई हैं, कहाँ कहाँ शरद जोशी हैं। और ये सारे जो जितने भी स्तंभकार जो चर्चित रहे हैं, ये सारे कैसे एक स्तंभकार में इम्बाइब होते हैं, उसमें लीन होते हैं, ये बात आप देखिए, प्रभावित करते हैं। मेरी मुराद आज एक ऐसे स्तंभकार से मित्रों जिसके नाम पर अखबार बिकते थे। संयोग की बात है कि मैं समझता हूँ मेरा संयोग ही है कि मुझे उस स्तंभकार के साथ एक ही डेस्क पर पत्रकारिता में काम करने का अवसर मिला। और आज मेरी जिस स्तंभकार से मुराद है, जिसकी चर्चा मैं करना चाहता हूँ, वो है फ़िक्र तौंसवी। फ़िक्र तौंसवी ने मित्रों 30 साल तक एक दैनिक समाचार पत्र में काम किया, दिल्ली में, जालंधर में, उससे पहले लाहौर में। फ़िक्र तौंसवी की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि जिस दिन फ़िक्र तौंसवी का कॉलम नहीं छपता था, किसी भी घटनावश फ़िक्र तौंसवी छुट्टी पर जाते तो कॉलम छूट जाता, तो उस दिन विशेष रूप से अखबारें जो हैं वो अनसोल्ड कॉपीज़ के रूप में संचालकों को कुछ वापस आती थी कि ये अखबारें बिक नहीं सकीं। कारण इसलिए कि आज फ़िक्र तौंसवी का स्तंभ नहीं है। और सभी एजेंटों ने बाद में एक मीटिंग भी की, बैठक की, जिसमें संचालकों को, प्रकाशकों को ये स्पष्ट किया गया कि जब कभी फ़िक्र साहब का स्तंभ ना छपना हो, उनका आर्टिकल ना छपना हो, आप हमें पूर्व सूचना दें और उसके बाद रिवाइज़ करके हम आपको ऑर्डर पहले भेज देंगे, ताकि हमें अनबिकी प्रतियां वापस ना भेजनी पड़े और आपको नुकसान न सहना पड़े। तो मित्रों, कैसे एक समाचार पत्र समूह का जो टोटल बिक्री का ढांचा है वो एक व्यक्ति या एक स्तंभ पर निर्भर करने लगता है, इस बात का उदाहरण है फ़िक्र तौंसवी। फ़िक्र तौंसवी के बारे में दिलचस्प बात यह है कि फ़िक्र तौंसवी की किताबें उनके जीते जी एक आध किताब छपी और नहीं बाकी छपी। और इसलिए नहीं छपी कि अक्सर समाचार पत्रों के मालिक ये दावा कर देते थे कि ये किताबें नहीं छप सकती, अगर किताबें छपनी शुरू हो गई तो हमारा अखबार कौन खरीदेगा। ये एक संकट था। मतलब ऐसा संकट भी आता है कभी देश में, आप अंदाज़ा लगाइए पत्रकारिता की दुनिया में। और ये शख्स मूल रूप से उसने लाहौर में काम शुरू किया। पहले अखबारी ज़िंदगी का और लिखने का चस्का था, गद्य में लिखने का, गद्य लेखन का, कहानियाँ लिखने का, लेकिन इसको किसी भी समाचार पत्र ने छापने की स्वीकृति नहीं दी।
कारण एक ही होता था कि हमारे यहाँ तो सियासी खबरें, राजनीतिक जो स्तंभ हैं, राजनीतिक वैचारिकता से जुड़े हुए, वही है, उनके लिए स्थान है। ये कहानी और कविताएं जो हैं ये नहीं बिकती और इस बात से इनको टाल दिया जाता। तंग आकर इन्होंने फिर अपने रोज़गार के लिए एक किताबत, एक कातिब के तौर पर ज़िंदगी शुरू की। अब आप पूछ सकते हैं कातिब क्या है, क्योंकि यही शब्द भी लुप्त हो चुका है शब्दकोश में आजकल। आपको ये, आप इस शब्द से अभ्यस्त नहीं हैं मित्रों। एक शैली थी ये भी प्रिंटिंग की, कि उर्दू में किताबत इसे बोलते थे, कि बाकायदा हाथ से लिखा जाता था पहले कागज़ पर, इसे किताबत बोलते थे। और उसके हाथ से लिखे जाए पर्चे को, उसको अखबार का रूप मिलता था उस पर। उसके बाद उसकी प्लेट बनती थी, प्लेट बन के फिर वो ऑफसेट प्रेस पे छपता था। तो छपाई का एक टेक्निक ही बदल गई है, क्रांति आ चुकी है। लेकिन किताबत जो है ये एक वक्त में बहुत ही एक कला मानी जाती थी, क्योंकि इसमें जो अच्छा जो श्रुत लेख जिसे आप कहते हैं, जिसे खुश खत भी कहते हैं उर्दू में, जिसे गुड हैंड राइटिंग भी कहते हैं, एक्सीलेंट हैंड राइटिंग, तो ये चीज़ें सारी की सारी किताबत में शामिल होती थी। तो ये फ़िक्र साहब को वो जो था कि सिर्फ कातिब की नौकरी मिली, कि अगर आपने काम करना ही अखबार में तो कातिब के तौर पे कर लो, आपका हैंड राइटिंग अच्छा है, उर्दू आप अच्छा लिख लेते हो, इसलिए आपको ये नौकरी तो मिल जाएगी, बाकी अखबार में एडिटिंग का काम नहीं मिलेगा। बहरहाल काम शुरू किया और उसके बाद कभी कभी जब अखबार का कोई नियमित संपादन विभाग का कर्मी नहीं आता था तो इनको काम के लिए कह दिया जाता था कि आज आप काम कर लो, आज आपको अतिरिक्त वेतन, एक्स्ट्रा सैलरी आपको मिल जाएगी। भारत पाक विभाजन हुआ, वहाँ से चले आए दिल्ली। दिल्ली और जलंधर दोनों जगह उस समाचार पत्र समूह के केंद्र थे और वहाँ भी यही हाल कि वहाँ लेखन का सिलसिला शुरू हुआ। व्यंग लेख शुरू किए और व्यंग लेखों की, जैसे मैंने आपको बताया है, कि वो समाचार पत्र की लोकप्रियता का एक आधार बन गए। और उसी समाचार पत्र समूह का जब तीसरा संस्करण हैदराबाद से निकला तो वहाँ भी वही स्थिति थी। वहाँ भी दक्कन में उर्दू का बड़ा बोलबाला है और वहाँ भी फ़िक्र तौंसवी के लेखन की खुशबू वहाँ भी पहुँच चुकी थी और उसी सुगंधी के सहारे वहाँ समाचार पत्र एस्टेब्लिश हो गया और वहाँ उसकी बिक्री बढ़ गई कि फ़िक्र साहब के आर्टिकल इसमें आते हैं। और छोटे छोटे व्यंग देते थे, छोटे छोटे व्यंग कई बार देते थे और कॉलम का नाम था प्याज के छिलके। प्याज के छिलके के नाम से, जैसे गोपाल प्रसाद व्यास जी का ये था अपना यत्र तत्र सर्वत्र, और शरद भाई का था बैठे ठाले, और ऐसे ही हरिशंकर परसाई का कॉलम अलग से था। तो ऐसे ही इनके कॉलम का नाम, स्तंभ का नाम था प्याज के छिलके, अर्थात एक छिलका उतारो फिर वही बात, फिर दूसरा छिलका उतारो, बात आगे बढ़ती जाएगी। इस तरह से बात की तह तक पहुंचने के लिए ये एक नामकरण जो था इस स्तंभ का किया गया। मूल रूप से आपको बताऊं मित्रों, अक्सर लोग इनको यही मानते थे कि एक मुस्लिम कैरेक्टर हैं, लेकिन ये इनका नाम था रामदास भाटिया और बहुत किसी को भी मालूम नहीं है। रादर ये कहते थे कि अब पता नहीं कि इनकी पत्नी को भी मालूम है कि नहीं है कि उसने एक हिंदू से शादी की है कि मुस्लिम से। मतलब इतना कि असली नाम जो था बंदे का वो गायब हो गया। और फ़िक्र तौंसवी, दिक्कत तब आई जब इनकी एक संतान ने स्कूल में या कॉलेज में, मुझे याद नहीं आ रहा, एडमिशन के लिए बाप का नाम फ़िक्र तौंसवी भरा। तो उस वक्त आपत्ति आई कि ये फ़िक्र तौंसवी, आप तो मुस्लिम बाप के बेटे हो, आप हिंदू नाम कैसे है? तो उसने कहा नहीं जी, फ़िक्र तौंसवी के बाद मैंने ब्रैकेट में दिया है, बाप का असली नाम जो है वो रामदास भाटिया था। तो इस प्रकार से कई बार जो लोकप्रियता का जो एक आलम होता है मित्रों लेखन की दुनिया में, वो कई बार नाम को खा जाता है। प्रेमचंद जी ने 3 नामों से लिखा, धनपत राय, नवाब राय, प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद, अलग अलग नामों से उनकी पुस्तकें छपी भी, और ऐसा नहीं है कि वो प्रकाशित नहीं हुई। ये बात अलग है कि एक ही व्यक्ति उनको लिखने वाला था। तो मित्रों आज स्तंभकार की बात जब कर रहे हैं तो स्तंभकार के रूप में लोकप्रिय उनकी एक लेखनी का एक नमूना देखिए कि एक अंधे से मैंने पूछा, एक अंधे को अंधी से इश्क हो गया, प्रेम हो गया। तो मैंने उससे पूछा तुम्हें प्रेम कैसे हुआ? तो उसने उत्तर दिया, बस उसने मुझे देखा, मैंने उसे देखा और हमारा इश्क हो गया। मतलब छोटे छोटे सटल से, छोटे छोटे मुहावरे, छोटे छोटे व्यंग, उनके माध्यम से बात अपनी कहने में सिद्धहस्त थे।
और मुझे एक बात और याद आई कि इनके लेखों के बारे में, और एक और संपादक थे उन दिनों में, महाशय कृष्ण के नाम से आप परिचित होंगे। हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्वयं शिक्षाविद होने के साथ साथ विद्वान भी थे। फ़ारसी के विद्वान भी थे, उर्दू के भी थे, और हिंदी भी बड़ी खूबी पढ़ सकते थे। और मित्रों, मैं किसी सिलसिले में उनसे एक बार मिलने गया था। उस बात का उल्लेख बाद में उन्होंने अपनी किताब में भी किया है। उनका ये कहना था कि तुम जिस अखबार से ताल्लुक़ रखते हो उस अखबार में यार ये दो बंदे कलम से नहीं तेशे से लिखते हैं। तेशे का मतलब आप समझते हैं कि छुरी से लिखते हैं। मतलब उनके शब्द जो हैं वो छुरी की तरह काटते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि जब तक इन दोनों को पढ़ ना लें तब तक चैन नहीं पड़ता। छुरी भी लगती है और छुरी की इंतज़ार भी करनी पड़ती है। ये कभी नहीं हुआ। तो मित्रों, ये एक लेखन की दुनिया में, स्तंभकार की दुनिया में, या एक संपादकीय लेख लिखने वालों की दुनिया में ये एक बहुत बड़ी क्रांति की बात ही आप कह सकते हैं कि इसमें इतनी सामर्थ्य है। बेशक शब्द का महत्व अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है, लेकिन महत्व तो महत्व है। और कभी ये शब्द का जादू सर चढ़कर बोलता रहा है, इस बात की भी आपको तस्दीक कर दूं। और मित्रों, परंपरा के अनुसार शब्द के बारे में कुछ एक बातें मैं एक नज़्म के कुछ हिस्से आपसे बांटना वाजिब समझता हूँ, क्योंकि हमारी परंपरा भी है कि हम उसका निर्वहन करते रहें। कि शब्द जिनका आसरा लेकर बड़े ही बेतुके से अर्थ तुम देते रहे हो ज़िंदगी को। कि शब्द जिनका आसरा लेकर बड़े ही बेतुके से अर्थ तुम देते रहे हो ज़िंदगी को। कि शब्द जिनकी छाह में तुमने सदा ही अर्थ की लाशें दफन की हैं। कि शब्द, हाँ वे शब्द अब बीमार हैं, और अर्थ नंगे अर्थ ही इस ज़िंदगी के यार हैं। कि अरे भागो मेरे मन, अब जहाँ तक हो सके भागो, वगरना जहर शब्दों का डसेगा धड़कने मन की। और फिर तुम लाख द्वारे खटखटाना गीत के जाकर, न कोई द्वार गीली आँख का फिर दर्द बांटेगा। और मिलेगी मुस्कुराहट भी सिर्फ दर्द का कफन पहने। कि शब्द जिनका आसरा लेकर बड़े ही बेतुके से अर्थ तुम देते रहे हो ज़िंदगी को। कि शब्द जिनकी छाह में तुमने सदा ही अर्थ की लाशें दफन की हैं। शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।